बुलेटिन में खुशामदीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ फयाज़ बिन हमीद अल हवेली ने मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, यकसा इक़दार और बामी एतमाद पर मबनी है। वज़ीर आज़म ने पाक सऊदी अरब इक़्तिसादी, दिफ़ाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का इआदा किया है। हर किस्म की दहशत गर्दी, इंतहा पसंदी का मुकाबला करने और खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका आज़म को उजागर किया। वज़ीर आज़म का खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। जनरल रवेली ने सऊदी क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को तहनीती पैगाम पहुँचाया। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने GHQ का भी दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में दो तरफा बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की। बातचीत में पाक सऊदी दरीन और स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर दिया गया। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी इश्तराक और इंसदाद दहशत गर्दी के इक़दाम के फ़रोग़ की अहमियत को भी उजागर किया गया। जनरल फयाज़ बिन हमीद अल हवेली ने सऊदी अफ़वाज से मुतालिक शोबों में पाकिस्तान के ताउन को सराहा। GHQ आमद पर जनरल रवेली को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी 2 रोज़ा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पाक अफगान तनाज़े और पाक ईरान सरहदी अमूर पर बात होगी। अली लारिजानी सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर पाकिस्तानी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीर मुक़द्दम ने कहा है कि दौरा गैर मामूली है और पाक ईरान ताल्लुकात में अहम मोड़ की निशानदेही करता है। पहले से मजबूत पाक ईरान ताल्लुकात नए स्ट्रेटेजिक मरहले में दाखिल हो रहे हैं। तेज़ी से बदलते आलमी हालात के पेश नज़र दोनों मुल्कों को अपनी हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है और अली लारिजानी का दौरा इसी मकसद के लिए है। पेशावर सदर में फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। खुदकुश हमले में FC के 3 एहलकार शहीद और 11 अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक मारे जाने वाले तीनों हमलावरों का ताल्लुक अफगानिस्तान से है। देखिए रसूल दावड़ की रिपोर्ट। पेशावर में 3 खुदकश हमलावरों ने 8:10 पर फेडरल कांस्टेबलरी के हेड क्वार्टर पर हमला किया। एक खुदकश हमलावर ने मरकजी गेट के सामने खुद को धमाके से उड़ाया, जबकि 2 दहशतगर्द FC हेड क्वार्टर में दाखिल हुए, जिन्हें फायरिंग करके हलाक कर दिया गया। हमले के वक्त मामूल के मुताबिक FC हेड क्वार्टर में परेड हो रही थी। खुदकश हमलावरों से दस्ती बम और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ, जिसे नकारा बना दिया गया। अपनी अलर्टनेस की वजह से वो अंदर नहीं दाखिल हो सके और उनको गेट पे न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। ये किसी भी बैरक में किसी भी जगह पे जाकर और हॉस्टेज सिचुएशन बना सकते थे, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जवानों ने जो फेडरल कांस्टेबलरी के थे उन्होंने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया। ड्यूटी के लिए जा रहा था, तो इसी दौरान में यूटर्न ले रहा था कि बस ब्लास्ट हो गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने लेडी रीडिंग अस्पताल में जख्मियों की अयादत करते हुए हमले की मजम्मत की। वज़ीर आला ने कहा कि जवानों ने दहशतगर्दों का डट कर मुकाबला किया। हम अपनी पुलिस की मजीद कैपेसिटी बिल्डिंग भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह मैं अपनी पुलिस को जितना जानता हूँ वो हर किस्म के आफात के लिए तैयार हैं और उसका मुकाबला कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला वो इस दहशत हमले में शहीद होने वाले 3 एहलकारों की नमाज जनाजा FC हेड क्वार्टर ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी, IG पुलिस समेत आला हुकाम, FC एहलकारों और शुहदा के लवाहिकीन ने शिरकत की। साथ ही रिपोर्टर दानियाल अजीज, शीबा हैदर और कैमरामैन शाहिद अहमद, नजर अली और तारिक अली के साथ रसूल दावड़, जियो न्यूज़ पेशावर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बरामदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने की हिदायत की है और एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का आलमी मायार के मुताबिक पिछले 5 साल का थर्ड पार्टी ऑडिट करवाने का हुक्म दिया है। मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए मुनाकिदा इजलास में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फ़ंड में मौजूदा रकम के बेहतरीन इस्तेमाल के लिए प्राइवेट सेक्टर से मौजूद चेयरमैन को मुंतखब किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड में मौजूद रकम को मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए इस्तेमाल किया जाए। रकम को बरामदी सेक्टर के अफरादी क़ुव्वत की ट्रेनिंग और आलमी मायार की सहूलतों के लिए इस्तेमाल किया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड के तहत जारी प्रोग्राम और तमाम स्कीम्स का भी थर्ड पार्टी ऑडिट करवाया जाए। शहबाज शरीफ ने कहा टेडाप के किरदार का इस्लाहाती जायज़ा और तश्कील नो की जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फ़ंड का गैर मुतल्लका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। दुनिया भर में पाकिस्तान की बरामदी अशिया की तशहीर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि नून लीग ने 2024 के इलेक्शन में जो नशिस्तें हारी थीं वो दोबारा जीत लीं। लाहौर में सूबाई वज़रा और सेक्रेटरीज के इजलास से खिताब में कहा कि हरीपुर में मुस्लिम लीग नून की जीत को सब ने देखा। बयानिया वालों को काम करना नहीं आता, सिर्फ नौजवानों को गुमराह किया जाता है। नवाज शरीफ की लीडरशिप ने मुल्क को दोबारा से खड़ा कर दिया है। आवाम ने शहबाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट किया। ज़िम्न इंतखाबात की जीत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के नाम करती हैं। मरियम नवाज ने कहा कि हर मसनूई चीज़ की मुद्दत महदूद होती है।
हर जो आर्टिफिशियली क्रिएटेड चीज होती है, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड लीडर हो, चाहे वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड नैरेटिव हो, या वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड जमात हो, एक उसकी शेल्फ लाइफ होती है। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता। आज अगर ग्राउंड पे कोई काम ना हो तो मैं क्या नैरेटिव बोलूंगी? मैं झूठ एक हद तक बोल सकती हूँ, मैं किसी एक हद तक कोई कहानी घड़ सकती हूँ, लेकिन उन चीजों की शेल्फ लाइफ होती है। और मुझे खुशी है इस बात की कि वो शेल्फ लाइफ पूरी हो चुकी है और वो धड़ाम से नीचे आके गिर गया, क्योंकि पीछे से जिनको इमरानदार जजेस के आसरे पे खड़े होकर इलेक्शन जीतने की आदत थी, जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरानदार जजेस हैं। तो अल्लाह ताला ने उनकी रियलिटी पूरी दुनिया के सामने खोल के रख दी। मेरी वालदा का जब इलेक्शन था 2017 के अंदर, तारीख का सबसे मुश्किल इलेक्शन था और मैं यहाँ अकेली थी। मरियम नवाज वर्सेस द एंटायर पावर ऑफ द स्टेट। पूरी उस वक्त जनरल फैज की पूरी ताकत जो है वो पीटीआई के साथ थी, लेकिन उस बदतरीन धांधली के बावजूद, जो प्री इलेक्शन धांधली थी, जो ड्यूरिंग द इलेक्शन डे धांधली थी और जो पोस्ट इलेक्शन धांधली थी, उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजल से भले 14,000 से मुस्लिम लीग नून जीती, 14,000 से मुस्लिम लीग नून ने वो इलेक्शन जीता। मुस्लिम लीग नून हार मान के घर नहीं बैठी, ना बॉयकॉट किया। जिसको ये इलेक्शन का बॉयकॉट कह रहे हैं ना, इस तरह की मुनाफिकत मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी। तमाम हलकों में पीटीआई के उम्मीदवार खड़े थे, उन्होंने पोलिंग कैंप्स लगाए, तस्वीरें लगाई, कैंपेन्स की, नाम लेके, और जब हार गए तो कहा हमारा तो बॉयकॉट था। वफाकी वज़ीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि अगरचे ज़िमनी इंतखाब के बाद कौमी असम्बली में नून लीग को पीपल्स पार्टी के बगैर सादा अक्सरियत हासिल हो गई है, मगर पीपल्स पार्टी पर हमारा इन्हिसार रहेगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए तारिक फजल चौधरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी हमारा अटूट अंग है और हम आगे भी मिलकर चलेंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की तारीफ की कि वो शोहदा के जनाजे में शामिल हुए। तहरीक इंसाफ के चीफ व्हिप मलिक आमिर डोगर ने कहा कि सियासी माहौल जैसा भी हो, हमें मुल्क में अमन व अमान के लिए इकट्ठे होना चाहिए। आमिर डोगर ने कहा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात करवाई जाए ताकि वो दहशत गर्दी और दूसरे मामलों पर गाइडलाइन और पॉलिसी ले सकें। कि शहबाज शरीफ साहब का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो इन्हिसार था हुकूमत बनाने के लिए, वो ख़त्म हो गया है। मैं इससे इत्तफाक नहीं करता, हमारा इन्हिसार उनके ऊपर है। प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी लीडरशिप का बड़ा मुकम्मल एक ताउन और एतमाद का रिश्ता मौजूद है और ये रहेगा इंशाल्लाह ताला। अगर पीपल्स पार्टी की वोट को माइनस भी किया जाए तो हमारे पास 170 की फिगर है, लेकिन हम इस नंबर गेम पे नहीं हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो क्या कहते हैं, हमारा अटूट अंग है, हमारे साथ रहेगा और इंशाल्लाह मुस्तकबिल में जिस तरह हम मुल्क को आगे लेके जा रहे हैं, मिल के इंशाल्लाह जाएंगे। मैं सीएम को अप्रिशिएट करता हूँ केपी के कि आज वो शहीदों के जनाजे पे गए। आज उन्होंने कहा कि मैं अफवाज पाकिस्तान के साथ हूँ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हूँ और हम नई इजाज़त नहीं, पुलिस के साथ हूँ। सियासी माहौल जो भी है उसको भूल कर एक मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क के अमन व अमान के लिए, अवाम की जान माल के लिए इकट्ठे होना चाहिए। उसका अमली मुजाहरा करे वफाकी हुकूमत, बड़ा भाई होने का सबूत पेश करे। जब से वज़ीर आला बने हैं उनको जाना है अपने लीडर के पास गाइडलाइन लेने के लिए, पॉलिसी लेने के लिए। वो विज़न जो इमरान खान का है वो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना है, दहशतगर्दी के हवाले से हो या दूसरे मामलात के लिए। टेक्निकली ये बात जो है ये अनएक्सेप्टेबल है, सिर्फ उनके लिए नहीं, सबके लिए। जब मियां नवाज शरीफ साहब जेल में थे, को मिलने जाती थी, जब जेल में थे मियां नवाज शरीफ साहब, उस वक्त वो पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। उन्होंने सेनेट के टिकट जारी किए, अपने दस्तखतों से हिदायत की। सुप्रीम कोर्ट ने उनके नामजद करदा उम्मीदवारों के इंतखाबी निशान उड़ा दिया कि नवाज शरीफ चूँकि उन्हें सज़ा हुई है इसलिए वो टिकट जारी नहीं कर सकते सेनेट के। इमरान खान को भी सज़ा हुई है। इमरान खान कैसे डिटरमिन कर सकते हैं कि पॉलिसी क्या होगी केपी की और दहशत गर्दी की? ये तो टेक्निकल बात है। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्क मेडिकल वर्ल्ड कांग्रेस के मौके पर अनकरा बिलकेंट सिटी अस्पताल का दौरा किया। वज़ीर सेहत को तुर्की के निज़ाम सेहत, टेक्नोलॉजी और तिब्बी खिदमात से मुतालिक आगाह किया गया। मुस्तफ़ा कमाल ने तुर्की के सेहत के शोबे में पेशरफ्त को काबिल तहसीन करार दिया और उन्होंने कहा कि वफूद के तबादले सेहत के शोबे में मुस्तक़बिल की शराकत दारियों के मौके पैदा करने में अहम किरदार अदा करते हैं।
گورنر سندھ کامران خان ٹھسوری نے سلطنت عمان کے قومی دن کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ گورنر سندھ نے عمان کے سلطان اور عوام کو قومی دن پر مبارکباد پیش کی۔ گورنر سندھ نے دیگر مہمانوں کے ہمراہ کیک بھی کاٹا۔ اس موقع پر کامران خان ٹھسوری کا کہنا تھا کہ پاکستان اور عمان کے تعلقات ہمیشہ سے دوستانہ، خوشگوار اور مضبوط رہے ہیں۔ فارن پریس ایسوسی ایشن نے غزہ میں صحافیوں کی رسائی میں مزید تاخیر نہ کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ ایف پی اے کا کہنا ہے کہ غزہ میں آزاد اور غیر جانبدار صحافتی رسائی کے مطالبے پر اسرائیلی سپریم کورٹ کا ایک بار پھر اسرائیلی حکومت کو مہلت دینا افسوسناک ہے۔ ستمبر 2024 کی درخواست کے بعد سے اسرائیلی حکومت کا ایک کے بعد ایک توسیع طلب کرنا قانونی عمل کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے۔ اب عدالت نے اسرائیلی حکومت کو 4 دسمبر تک کی مہلت دے دی۔ امید ہے کہ آخری مہلت ہوگی اور اسرائیلی عدالت اور حکومت بین الاقوامی میڈیا کو اپنی ذمہ داری پوری کرنے، خبریں پہنچانے اور دنیا کو غزہ کی صورتحال سے آگاہ کرنے کی اجازت دیں گے۔ چینی صدر شی جن پنگ اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق چینی صدر نے کہا کہ چین امریکہ تعلقات میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے، دونوں ممالک کو تعاون میں توسیع کرنی چاہیے۔ دوران گفتگو چینی صدر نے تائیوان کے مسئلے پر چین کا موقع واضح کیا ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات میں مثبت رفتار برقرار رہنی چاہیے۔ امریکی چینی صدور نے یوکرین تنازع پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ شی جن پنگ نے کہا کہ یوکرین تنازع کے فریقین اختلافات کم کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کپڑے پہننے کا سٹائل ٹاک آف دا ٹاؤن بن گیا۔ سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے لکھا کہ ٹرمپ زہران ممدانی سے متاثر لگتے ہیں۔ دوسری جانب ایک ایڈیٹڈ تصویر نے اس بحث کو مزید بڑھا دیا ہے اور لوگ اس پر تبصرے کر رہے ہیں کہ ٹرمپ ممدانی سے متاثر دکھائی دیتے ہیں۔ اس معاملے پر منچلوں نے میمز بھی بنا ڈالی ہیں۔ لاہور قلندرز اور پاکستان سپر لیگ کے درمیان رشتہ مزید گہرا ہو گیا۔ لاہور قلندرز مزید 10 سال کے لیے پی ایس ایل کے ساتھ جڑ گیا۔ اسلام آباد میں ہونے والی تقریب میں لاہور قلندرز کو اہم ترین فرنچائز قرار دیا گیا۔ دیکھیے احوال عرفہ فیروز کی رپورٹ۔ لاہور قلندرز کا پی ایس ایل کے ساتھ 10 سالہ سفر مکمل ہونے پر جشن منایا گیا۔ تقریب میں لاہور قلندرز کے اونر سمین رانا، چیف ایگزیکٹو عاطف رانا، کپتان شاہین آفریدی اور دیگر کھلاڑی شریک ہوئے۔ ایم ڈی زمبابوے کرکٹ گومور ماکونی سمیت زمبابوے اور سری لنکا کے کھلاڑی بھی شریک ہوئے۔ لو کا مجھے فون آیا کہ لو کدھر ہے؟ میں نے کہا میں آفس جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا میں آپ کو ویلیوشن بتانی ہے آپ کی۔ میں نے کہا میں نے نہیں سننی۔ میں کہا نہیں، بس آپ کی ویلیوشن آ گئی ہے، ای این وائی کی رپورٹ آ گئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی ٹیم کتنے کی ہوگی۔ تو میں نے کہا اب تو ہے نا ادھر؟ میں نے کہا تو میں کہا مجھے نہیں سننا، کدھر ہے؟ میں کہا آفس۔ میں نے چاکلیٹ لی، میں لاف کے دفتر چلا گیا۔ سی ای او پی ایس ایل سلمان نصیر نے کہا لاہور قلندرز نے دیگر فرنچائزز کے لیے معیار بڑھا دیا ہے۔ ان کا پیشن ہے اور انہوں نے جو کام کیا ہے پچھلے 10 سال میں، انہوں نے ایک سٹینڈرڈ سیٹ کر دیا ہے فرنچائزز کے لیے، گولڈ سٹینڈرڈ ہے۔ انہوں نے بہت کام کیا، بہت محنت کی ہے اور اس کا نتیجہ بھی ان کو یہی ملا کہ دے آر ناؤ دی موسٹ ویلیوبل فرنچائز۔ لاہور قلندرز کے سکندر رضا کا کہنا تھا لاہور قلندرز ان کے لیے فرنچائز نہیں فیملی ہے۔ نجی ہاؤسنگ سوسائٹی نے لاہور قلندرز کے ساتھ مل کر اسلام آباد میں ہائی پرفارمنس سینٹر کے قیام کا اعلان کیا۔ ورلڈ کلاس پلیئرز ادھر آ کے کھیلیں گے، پریکٹس بھی کریں گے اور ہمارے یوتھ کے لیے یہ بہت ایک عمدہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہے۔ وی آر آلسو آنرڈ، آئی تھنک دیٹ اٹ واز اے رائٹ چوائس کہ ہم لاہور قلندر کا ہائی پرفارمنس سینٹر کیپٹل اسمارٹ سٹی میں بنائیں، کیونکہ پنڈی، اسلام آباد، پلیٹ آف پٹوار، اس سراؤنڈنگ میں ابھی تک اس لیول کی کوئی فیسلٹی نہیں ہے۔ تقریب کے اختتام پر لاہور قلندرز کی ٹرافی کیبنٹ کے ساتھ تصاویر لی گئیں۔ کیمرامین خلیق احمد اور ساتھی رپورٹر ایاز اکبر یوسف زئی کے ساتھ عرفہ فیروز زکی، جیو نیوز اسلام آباد۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے سندھ کی بھارتی وزیر دفاع کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارتی وزیر دفاع تاریخ سے ناواقف ہے۔ سندھ پر بھارتی وزیر دفاع کا بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ بھارتی وزیر دفاع اپنی داخلی تقسیم پر توجہ دیں، ہمارے متعلق دن میں خواب دیکھنا چھوڑ دیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ سندھ کے عوام نے خود مختاری، وقار اور اپنی سیاسی شناخت کو ترجیح دی۔ سندھ پاکستان کا اٹوٹ انگ اور ناقابل تقسیم حصہ ہے۔ سندھ کل بھی پاکستان کا حصہ تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ پاکستان کا حصہ رہے گا۔